पुलिस एफआईआर दर्ज करे या ना करे, ये उनके विवेक पे छोड़ा गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा, जो वंचित है, जो शोषित है, जो दबा हुआ है, जो समाज के कमजोर वर्गों से आता है, उनके पुलिस थानों में एफआईआर नहीं दर्ज होंगे। जब साम्राज्यवादी सरकार थी, उस समय लोगों को बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए उनको हथकड़ियां लगाकर अदालतों में लाया जाता था। आपने इस कानून के माध्यम से एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम वो साम्राज्यवादी कानून खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपने हथकड़ियां वापस ले आए हो। ये तीनों कानून उस समय पारित किए गए जब इस संसद से, इस सदन से, और जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उससे 146 सांसदों को लंबित किया गया। तो इसलिए ये जो कानून है, ये इस सदन के या राज्यसभा की जो कलेक्टिव विजडम है, उस कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट नहीं करते, और इनमें बहुत बड़ी खामियां हैं। और मैं कुछ खामियों का उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में क्रियान्वित किए जाएंगे, ये पूरे देश में क्रियान्वित किए जाएंगे, और इसका नकारात्मक प्रभाव इस देश की 140 करोड़ जनता पे पड़ने वाला है। सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि कोई भी अगर पुलिस थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी। जो नया कानून आया है, उसके तहत आपके जो धारा 173(3) है बीएनएसएस की, उसमें पुलिस को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जो ऐसे दंड हैं जिसमें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा है, उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करे या ना करे, ये उनके विवेक पे छोड़ा गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा, जो वंचित है, जो शोषित है, जो दबा हुआ है, जो समाज के कमजोर वर्गों से आता है, उनके पुलिस थानों में एफआईआर नहीं दर्ज होंगे। मैं दूसरे प्रावधान पे आता हूं। इस देश का जो कानून है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहती है बेल एंड नो जेल। पर जो कानून आप लेके आए हैं, जो सरकार लेके आई है, वो एक चीज बिल्कुल सुनिश्चित कर देती है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, उसकी 60 से लेकर 90 दिन तक जमानत हो ही नहीं सकती, चाहे वो जो जमानत का ट्रिपल टेस्ट है उसको क्यों ना पास करता हो, क्योंकि जो जांच अधिकारी है वो 60 से लेकर 90 दिन तक कभी भी आपकी पुलिस कस्टडी मांग सकता है। तो इसलिए आपने जो सिविल लिबर्टीज है उसके ऊपर इतना बड़ा आक्रमण किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया तो 60 से लेकर 90 दिन तक ये तो भूल जाए कि उसकी जमानत भी होगी। इसके साथ साथ सभापति महोदय, 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था 2 फैसलों में कि जो अभियुक्त है उसको जब अदालत में लाया जाएगा उसकी हथकड़ियां नहीं लगेंगी। वो इसलिए क्योंकि जब साम्राज्यवादी सरकार थी, उस समय लोगों को बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए उनको हथकड़ियां लगाकर अदालतों में लाया जाता था। आपने इस कानून के माध्यम से एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम वो साम्राज्यवादी कानून खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपने हथकड़ियां वापस ले आए हो। जो धारा 43(3) है बीएनएसएस की, उसके तहत आप हथकड़ियां वापस ले आए हो। ये किस तरह के कानून आप इस देश के लिए आपने बनाए हैं? उसके साथ साथ जो सेडिशन का, राजद्रोह का कानून है 124 से आईपीसी, उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि दिस इज अमंग द प्रिंस ऑफ द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी, और आपने क्या किया? वो राजद्रोह का कानून आप पिछले दरवाजे से फिर वापस लेके आ गए। तो एक तरफ तो
आपने जाके उच्चतम न्यायालय में यह कहा कि हम सेडेशन के तहत कोई मामला देश में दर्ज नहीं करेंगे, और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और आपने नए कानून लाकर वो फिर राजद्रोह पिछले दरवाजे से आप वापस ले आए। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि बाकी बिंदु भी है जिनके ऊपर मेरे को वापस आना है, मेरा ये कहना है सदन से कि इन तीनों कानूनों पे तुरंत रोक लगाई जाए। इन तीनों कानूनों को दोबारा से इस सदन के समक्ष रखा जाए, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, उनकी दोबारा से समीक्षा हो। नहीं तो आज मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि जो काम सरकार ने किया है उससे इस देश में पुलिस राज की नींव रखी जा रही है। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पे आता हूं। सभापति महोदय, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 4 वर्ष से चीन हमारी सरजमीन में घुसा हुआ है, और यह बात मैं नहीं कह रहा, सरकार के अपने अधिकारी लिखित में एक पेपर प्रेजेंट किया गया था डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस को जनवरी 2023 में, और उसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह बात कही थी कि कोराकोरम पास से लेकर चुमर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। उन 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे भारतीय सुरक्षा कर्मी दल, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा पा रही हैं। और यह बात मैं पहली बार इस सदन में नहीं कह रहा। जब हम मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, हमारे साथी, हमारे सहयोगी गौरव गोगोई जी ने वो प्रस्ताव रखा था, उस बहस में भी मैंने ये बात कही थी कि सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण आना चाहिए कि भारत की कितनी सरजमीन के ऊपर चीन ने पिछले 4 वर्ष से कब्जा कर रखा है, और ये सरकार वो भारत की सरजमीन कब खाली करवाकर भारत के पास वापस लेके आएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि पिछली बारी तो सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव में कोई जवाब नहीं आया था। आज राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर जब 4 वर्ष चीन के उस ट्रांसग्रेशन को हो गए, उस घुसपैठ को हो गए, सरकार की तरफ से यह जवाब आएगा कि कितनी भारत की सरजमीन चीन के कब्जे में है और कब सरकार वो जमीन खाली कराने जाएगी।